इस वक्त मैं महाराजगंज में मौजूद हूँ। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी का कार्यक्रम है। ओम प्रकाश राजभर जी भी उनका आगमन हो रहा है और आज हम पहुंचे हैं बातचीत करने के लिए जो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं डॉक्टर अरविंद राजभर जी। तो सर, ये किस प्रकार का कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य क्या है? देखिए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी ने यह निर्णय लिया है कि 2027 चुनाव तक लगभग 18 बड़ी महारैली और लगभग 63 हम जनसभा करने का निर्णय लिया। उसी कड़ी में महाराजगंज में आज के ही डेट में हमारी रैली थी, लेकिन सब इंस्पेक्टर परीक्षा होने के नाते और आज के डेट में महाराजगंज जनपद में लगभग 8,500 से ज्यादा बच्चों का आगमन हो रहा है। तो उन बच्चों के एग्जाम सेंटर तक पहुंचने में कोई व्यवधान न आवे, किसी प्रकार कोई समस्या ना आवे, इसका ध्यान रखते हुए पार्टी ने यह निर्णय लिया कि इस रैली को हम एक दिन और बढ़ा देते हैं। इसलिए अब हमारी रैली, जो सामाजिक समरसता महारैली कलेक्ट्रेट मैदान में होना है, वह अब 16 मार्च को होना सुनिश्चित किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम एक जन जागरूकता का अभियान भी चालू किए हुए हैं। ग्रामीण स्तर तक हमारे पार्टी के पदाधिकारी जाते हैं और जेन्युइन मुद्दों पर चर्चा करते हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी, क्योंकि पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व माननीय नेताजी हैं, नेताजी बेबाक तरीके से अपनी बात को हमेशा रखते हैं और सबको विश्वास भी है लोगों को कि जो कोई नहीं कह पाता है वह माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सर्व समाज के अधिकारों की रक्षा, सुरक्षा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के हिस्साधिकार, युवाओं के हिस्साधिकार, रोजी रोजगार के लिए अगर कोई बोलता है तो उसका नाम ओम प्रकाश राजभर है। सर, कई प्रकार के लोग आपसे जुड़े हुए हैं, कई समाज के लोग, तो स्वर्ण समाज के लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं। तो क्या 2027 में उनको राजनीतिक भागीदारी मिले? 100%। देखिए, पार्टी हमारी सदैव यह निर्धारित करती रहती है कि पॉलिटिकल भागीदारी जरूर मिलना चाहिए लोगों को। हम सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हैं, समाज के बीच में जाते हैं। समाज में तरह तरह के लोग भी, भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग हैं और भिन्न भिन्न विचारधारा के लोगों को एकजुट करके माननीय नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी की विचारधारा से जो लोग प्रभावित होते हैं वो पार्टी का सदस्यता भी लेते हैं। और जब सदस्यता लेते हैं तो हमारी तरफ से जरूर रहता है कि आप राजनीति में जहां तक जाना चाहेंगे पार्टी आपका पूरा सहयोग करेगी। सर, ऐसा ही जो एग्जाम चल रहा है, परीक्षा चल रहा है, उसमें एक सवाल आया था कि जल्दी कौन बदलते हैं। तो उसमें ऑप्शन में पहले नंबर पे पंडित दिया था, जिसको लेकर के ब्राह्मण समाज के लोग काफी आक्रोशित हैं और घमासान मचा हुआ है। वो कह रहे हैं कि हमारे विरुद्ध है। यह प्रश्न गलत था, मैं भी इसका विरोध करता हूँ और यह जरूर शरारत हो सकती है। माननीय हमारी एनडीए सरकार को बदनाम करने का भी साजिश भी हो सकता है। यह पेपर बनाने वाला जरूर विपक्षी मानसिकता से प्रभावित होगा, जो इस देश, इस प्रदेश की एकता पर विश्वास नहीं करता, इस प्रदेश और देश की संविधान पर विश्वास नहीं करता, यहाँ की न्याय प्रणाली पर विश्वास नहीं करता, जो संविधान के जो फंडामेंटल राइट हैं उस पर विश्वास नहीं करता है। शायद जो एग्जाम पेपर बनाया उसने यह शरारत करने का काम किया, क्योंकि क्वेश्चन जिस प्रकार के हैं, हम लोग भी पढ़े लिखे लोग हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन है कि अवसर देखने पर कौन बदल जाता है, इसमें पंडित का जिक्र करना कहीं से भी ठीक नहीं है। बल्कि जो 3 ऑप्शन है वो 3 ऑप्शन होने चाहिए, चौथा ऑप्शन दूसरा होना चाहिए था या कुछ ऐसा होना चाहिए था जिससे कि ऐसी विवाद की स्थिति उत्पन्न न हो। तो सर, जैसे आपकी पार्टी और बीजेपी की गठबंधन है, तो यहाँ से महाराजगंज से प्रदेश अध्यक्ष बने हुए हैं। तो लोगों का यह सवाल है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारी कमियां हैं। जैसे एक तो खास तौर से यह प्राइवेट स्कूलों में मनमानी है फीस को लेकर के और ड्रेसिंग को लेकर के, और कुछ विशेष दुकानों से किताबों को खरीदना, इन सारी चीजों पे लगाम कब तक लगेगा? देखिए, हम लोगों का प्रयास यही निरंतर होता रहता है कि जो प्राइवेट संस्थान में बच्चे पढ़ते हैं और उनके मनमाना फीस वगैरह सब तय किए जाते हैं, तो इस पे हम लोग बहुत पहले से बात करते हैं। जैसे अभी सरकार ने तय किया 1 नेशन 1 इलेक्शन, हमारे पार्टी का एजेंडा है 1 नेशन 1 इलेक्शन 1 एजुकेशन। एक राष्ट्र एक चुनाव अगर हो सकता है तो एक राष्ट्र एक शिक्षा भी हो सकती है। जब एजुकेशन में सिमिलरिटी आएगी, सब्जेक्ट सिलेबस जब सेम रहेंगे, तो फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट विद्यालय में सिमिलरिटी आएगी। फिर हर स्तर से
फीस को लेकर के या सिलेबस को लेकर के या बुक या ड्रेस वगैरह को लेकर के इसमें बदलाव आएगा। पहली चीज। दूसरी चीज ये, हमारी पार्टी हमेशा यह मांग करती है कि भाई प्राइवेट संस्थान चलाने वालों के पास उतना पैसा नहीं होगा जितना पैसा सरकार के पास है। तो सरकार क्यों नहीं ये तय करती है कि जो सरकारी विद्यालय है उस विद्यालय का कायाकल्प हो, जिस प्रकार से कॉन्वेंट विद्यालय बनते हैं उसके जो सिस्टम होते हैं, उसके पठन पाठन और संचालन की जो व्यवस्थाएं होती हैं, वही सरकारी विद्यालय में क्यों न कराया जाए। जब सरकारी विद्यालय को पैरेलल कॉन्वेंट विद्यालय के पैरेलल खड़ा करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर है जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं वह जहां पर कम फीस लगेगा, सारी व्यवस्थाएं अच्छी होंगी, तो वह लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ेंगे और प्राइवेट फिर विद्यालय की मजबूरी होगी कि फीस कम करे ताकि उनके यहाँ बच्चे अधिक से अधिक हो पाए। इसको समझने की आवश्यकता है, पार्टी इस पे काम भी कर रही है। सर, सन 2027 में आने वाले विधानसभा के चुनाव को लेकर के पार्टी की क्या कुछ तैयारी है? पार्टी की पूरी तैयारी है। कल का जो कार्यक्रम होना है वह कार्यक्रम 2027 चुनाव के ही दृष्टिगत है। आने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भी पार्टी इस बार दमखम से चुनाव लड़ेगी और हम लोग हमेशा कार्य करने वाले कार्यकर्ता है, निरंतर कार्य करते हैं, एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं। सर, अब की जो 27 का चुनाव है ये किन मुद्दों पे लड़ा जाएगा? मैं बताया ना कि यह मुद्दे, सबसे पहला मुद्दा होगा जिन मुद्दों को विपक्ष के लोगों ने उठाने का तो काम किया लेकिन जनता की आंख में धूल झोंकने का काम किया। 24 के चुनाव में दो मुद्दे बहुत तेजी से उठे थे। पहला था संविधान खतरे में है और दूसरा है आरक्षण लूट लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जब मौका मिला विपक्ष के लोगों को, जब संविधान कहता है, संविधान के प्रावधान में है कि हर 10 साल पर संविधान का सर्वेक्षण होना चाहिए और उसके अनुसार सामाजिक सर्वेक्षण भी होना चाहिए। सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक और आर्थिक सर्वेक्षण के बाद जो भी ऐसे पिछड़े गए लोग होंगे उनको आरक्षण का लाभ देकर के आगे बढ़ाया जाए। जबकि लोग सदन में गए, संविधान की प्रति लेकर के गए, बस दिखावा था, उन्होंने संविधान पर चर्चा नहीं किया। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ये जरूर मांग करती है कि हमारा मुद्दा एक होगा कि आने वाले समयों में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी इस मुद्दे को जरूर लागू कराने का काम करेगी कि प्राथमिक विद्यालय से ही भारत के संविधान का संपूर्ण अध्ययन कराया जाए ताकि हर एक बच्चा बच्ची, हर एक नागरिक अपने अधिकार की रक्षा कर सके, संविधान से अपना डिफेंस कर सके, अपनी रक्षा कर सके और अपनी बिगड़ी बना सके। पहला मुद्दा मेरा यह। दूसरा मुद्दा है जो आयुष्मान कार्ड बना हुआ है गरीबों के इलाज के लिए, जिसमें 5 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज मिलता है, वह भी जिसके परिवार में 6 सदस्य होंगे उन्हीं को। तो हमारा एजेंडा दूसरा होगा कि आने वाले समयों में आयुष्मान कार्ड सबका बने और इलाज का 5 लाख रुपया नहीं बल्कि 25 लाख रुपया व्यवस्था किया जाए ताकि प्रत्येक गरीब अपना इलाज गंभीर से गंभीर बीमारी का करा सके। तीसरा, महिलाओं को हमको 33% आरक्षण पार्टी के दबाव में दिया गया है, लेकिन 33% नहीं, महिलाओं की हिस्सेदारी भागीदारी 50% हो, महिलाओं को आरक्षण 50% मिले। चौथा जो मेरा एजेंडा आने वाले समयों के लिए है कि कुटीर और लघु उद्योग को बढ़ावा दिया जाए, एमएसएमई के माध्यम से बहुत इजी गोइंग कराया जाए ताकि प्रत्येक ब्लॉक में कल कारखाने छोटे छोटे लगे, हमारे प्रदेश के युवा यहीं पर काम करें, वो कहीं बाहर जाके काम करने का काम न करें। हमारा प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तभी होगा जब यहाँ पर हमारे नौजवानों को रोजगार मिलेगा, नौकरियां मिलेंगी, तभी हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा। सर, आजकल सबसे बड़ा ये समस्या है गैस संकट को लेकर के, जबकि शासन प्रशासन के लोग तो ये कह रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में गैस है, लेकिन कतारें लग रही हैं, लाइनें लग रही हैं। तो अगर गैस है तो फिर मिलता क्यों नहीं और लाइनें खत्म क्यों नहीं होती? देखिए, भय का माहौल विपक्ष के लोगों ने पैदा कर दिया कि जैसे कोरोना काल जब हुआ तो कोरोना काल का संकेत जब हुआ तो लोगों ने क्या किया कि तमाम किराने के दुकान पर, फल के दुकान पर, सब्जी के दुकान पर लंबी लंबी लाइन लगती है। उसके पीछे अगर हम जाते हैं, जब लॉकडाउन के पहले जब नोटबंदी हुआ तब भी बैंक पर लाइन लगती थी। सरकार बार बार अनुरोध करती थी कि आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप जो भी पैसा रखे हैं वो बदला भी जाएगा। गैस सिलेंडर की जहां तक हम बात करें, जैसे कनेक्शन मिलता है तो एक तो सरकारी कनेक्शन मिला, उसके बाद क्या बोलते हैं, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं आई, कुछ लोगों ने आवेदन किया तो वो अपना कनेक्शन करा लिए, तो सबके घर में दो तीन सिलेंडर भरे हुए या खाली रखे हुए थे। लोगों को ये लगा कि गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा, तो जो खाली गैस सिलेंडर घर में पड़ा हुआ था उसको ले दे करके लोग लाइन लगाने लगे।
सरकार बार बार कह रही है कि गैस की किल्लत नहीं आएगी, सबको व्यवस्थित मिलेगा। जहां ओटीपी देने पर तुरंत मिल जाता था, आज लोग लाइन लगा के खड़े हैं। तो स्वाभाविक तौर पर है कि ये समस्या है, लेकिन इसका समस्या का समाधान भी सरकार करने का प्रयास निरंतर कर रही है। और सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे वीडियोस भी आ रहे हैं कि एलपीजी की प्रॉब्लम नहीं होगी, ना तो डीजल पेट्रोल की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि देश हमारा ठीक ठाक और शांतिप्रिय तरीके से चल रहा है। यहाँ किसी प्रकार का कलह नहीं होने दिया जाएगा। तो देखा आपने कि किस तरीके से राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर जी ने अपने बातों को रखा और पूरी बातों को बताया। 2027 के मिशन को लेकर के इन्होंने बताया कि पूरी दमखम के साथ पार्टी मैदान में उतर चुकी है और तैयारी में लगी हुई है। लेकिन फिर भी सवाल वही है कि क्या जो जमीनी मुद्दे हैं, जमीनी समस्या है गैस को लेकर के, गैस संकट को लेकर के, क्या सरकार जनता को राहत दिला पाएगी? यह बहुत बड़ा सवाल है। मैं मोहम्मद सलीमुल्लाह, एपी स्टार न्यूज, महाराजगंज।